नमस्कार। आओ लेते हैं नया टॉपिक, लॉ कमीशन चैप्टर नंबर 20 में TMH का। देखो क्या है, जैसे मान लो अपने पास कोई बुक होती है, अपन देखते हैं कि उसका अभी 21st एडिशन चल रहा है, फिर देखते हैं यार इसमें बुक में कुछ अपडेट करने की ज़रूरत है, कुछ जो चीज़ें कंटेम्प्रेरी में आई हैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाए, जोड़ा जाए, तो बुक का नया एडिशन आता है, 22nd एडिशन निकलता है और उसको अपन अपडेटेड एडिशन बोलते हैं। ये अपडेटेड एडिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि समय और काल के अनुसार कुछ चीज़ें जोड़ना ज़रूरी हो गया, कुछ चीज़ें हटाना ज़रूरी हो गया। तो कहने का मतलब जो है वो संबंधित कानून को अपडेट करना ज़रूरी हो गया। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, जैसे अपन को पता चला कि यार एक ही चीज़ थी, वो 3 चैप्टरों में अलग अलग अपन ने लिखी हुई थी, तो उन तीनों को अपन ने क्लब कर दिया एक जगह। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, है कि नहीं है, उन मतलब लॉ में नहीं थी, एग्जिस्टेंस में उस बुक में नहीं थी, लेकिन थी, अस्तित्व करती थी, लेकिन अपन ने उन पर विचार नहीं किया था, तो वो नई चीज़ें अपन ने जोड़ी गई, नया ऐड किया, उसको अपन ने बोला कोडिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बुक के एग्जाम्पल में बताई, क्या कि नई चीज़ें जोड़ना, कुछ हटाना, ठीक है, मतलब चेंजेस करना, मतलब ये अपडेटेड हो गई। फिर कुछ थी नहीं अस्तित्व में, मतलब अपने उन पर नज़र नहीं गई थी, उनको अपन ने कोडिफाई किया, कुछ को यूनिफाइड किया, अपन ने एक जगह किया, अपडेशन, कोडिफिकेशन, यूनिफिकेशन, ये सब। तो ये मैंने आपको बताया बुक के संदर्भ में, और यही जरूरी होता है लॉ के संदर्भ में, क्योंकि लॉ क्या होता है, किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का जैसे कह लो कानून, तो ये कानून क्या होते हैं, ये जीवंत होते हैं। ठीक है, जीवंत, जीवंत, ठीक है, जीवंत मतलब वो समय और काल, स्पेस एंड टाइम के अकॉर्डिंग उनका तालमेल जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उनकी एक रेलिवेंस बनी रहे, रेलिवेंस। ठीक है, रेलिवेंस नहीं बनी रहेगी तो ये कानून जीवंत नहीं कहलाएगा। जैसे बोलते हैं वाइब्रेंट इकोनॉमी, कानून कानून जीवित बना रहे। ठीक, तो इसलिए ये सारा अपडेशन, कोडिफिकेशन, यूनिफिकेशन एंड अपडेशन जरूरी होता है। ये सारा काम कानून के संदर्भ में करता है अपना आज का टॉपिक, लॉ कमीशन विधि आयोग। ठीक, आओ, एस्टेब्लिश्ड बाई, किसके द्वारा एस्टेब्लिश? सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी हो गई। ठीक है, कोई अभी जैसे यहाँ तक की जैसे अभी बात है, तो कोई कानून ऐसा नहीं है जिससे बैकअप मिला हो, बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित एक संस्था है। जैसे अपन ने देखा प्लानिंग कमीशन, ठीक है, जो 2014 में खत्म हुआ, 51 से 14 तक। फिर उसके बाद जैसे अपन ने NDC देखा था, फिर इनका अपन ने नया रूप देखा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये कैसी बॉडीज है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जिनको कि आज तक भी किसी कानून से बैक नहीं किया गया। समझ गए? तो ये चीजें हैं ऐसे। अब फिर अपन आगे देखते हैं, नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसा है? स्टेचुरी। तो स्टेचुरी को होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ये था, है ना, देखो एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टेचुरी जो ये वर्ड है यहाँ पे, इसको अपन को काटना है और इसको नॉन स्टेचुरी करना है। तो स्टेचुरी ये यहाँ पे लिखने का मतलब यहाँ पे नॉन स्टेचुरी है कि कोई एक्ट नहीं है जिससे इसको बैकिंग मिले। ठीक है ना, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें करेक्शन करो इसको, ये नॉन स्टेचुरी है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्थापित संस्था है और एडवाइजरी नेचर है, नीचे लिखा हुआ है, और नॉन स्टेचुरी बॉडी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसे ध्यान रखो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन कैसा है? ये नॉन स्टेचुरी है, गैर वैधानिक सलाहकारी निकाय। ठीक है ना, जो कार्यकारी ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित है। नेचर ऑफ एडवाइस कैसा है? एडवाइजरी है। फंक्शन क्या है? इंटीग्रेशन, कोडिफिकेशन एंड अपडेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में बताया चीज़ अलग अलग लिखी हुई है, उनको एक कर दिया, एक ही विषय वस्तु अलग अलग कानून के अंदर थी, या अलग अलग कानून की विषय वस्तु एक ही थी, उनको इंटीग्रेट कर दिया। कोडिफाई, जो अभी कुछ इश्यूज ऐसे थे जिन पर कोई लॉ नहीं है, उन पर अपने लॉ बनाया। ठीक है, जैसे मान लो DBT संबंध में जैसे आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसे आया, जनधन आधार, मोबाइल ट्रिनिटी आया, उन सब चीज़ों को, डिजिटल गवर्नेंस आया, डिजिटल सिग्नेचर आया, तो वो सारा कोडिफिकेशन। अपडेशन मैंने बताया, समय काल के अनुसार उस चीज़ को अपडेट करना ऑफ लॉज। ठीक है, जिससे ही कानून, हर प्रकार का कानून क्या बना रहे? एक वाइब्रेंट बना रहे, जीवंत बना रहे, इसलिए जीवंत बना रहे। ठीक, यूँ ये इसका मकसद होता है। फिर अपन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है कि समय समय पर गठन किया गया। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर टेन्योर था, जैसे 5 ईयर प्लान का 5 ईयर टेन्योर था, ऐसा कुछ नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो समय समय पर जैसे जरूरत पड़ी तब तक करते रहे। अब जैसे अपन देखते हैं कि 1947 1947 भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले और बाद की क्या स्थिति है? तो बिफोर 1947 क्या स्थिति थी? सबसे पहले आए लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, 1834 लॉर्ड मैकाले। तो ये 1833 का चार्टर था, पढ़ाया था
1833 के चार्टर के अंदर ये प्रोविज़न था कि लॉ कमीशन गठन किया जाएगा, मैकॉले, और ये मैकॉले वही है जिसने भारत के अंदर इंग्लिश एजुकेशन की स्टार्ट करी थी। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, 1834 के चार्टर से इसमें आया। फिर अपन देखते हैं 1852 में जॉन रोमिली। ठीक, ये सेकंड लॉ कमीशन और ये रोमिली सेम थर्ड लॉ कमीशन के अंदर, और इसको बोलते हैं अपन गोल्डन एज ऑफ कोडिफिकेशन। बात है 1861 1857 1857 का विद्रोह हो चुका था, उसके 4 साल बाद ये चीज़ें आई 1861, है ना। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने देखा कि भाई इसको लॉ कमीशन गठन क्यों किया गया कि इंटीग्रेशन हो, कोडिफिकेशन हो और अपडेशन हो। तो 1857 का 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके जब कॉजेज में गए तो कुछ में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ज़बरदस्ती इंटरफेयर कर रही थी कुछ इश्यूज़ में, कुछ में ऐसा था कि कोई लॉ ही नहीं था। तो ज़रूरत पड़ गई थी कि कोड्स को एक अपडेट किया जाए। ठीक है ना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंटरफेयर करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ इंटरफेयर नहीं करें, समझ गए। तो ये इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ कोडिफिकेशन बोला 1861, क्योंकि ये इसके बैकड्रॉप, इसके बैकग्राउंड में क्या था, 1861 वाले लॉ कमीशन के बैकग्राउंड के अंदर था 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो ये पहले 3 हो गए। 1879 में विटली स्टॉक्स। ठीक, तो ये पहले 3 आप याद रखो। ये जॉन रोमिल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1853 1861। ये मतलब 1853 तो 4 साल पहले रिवोल्ट हुआ 1857 से, और 1861 वाला 1857 रिवोल्ट से 4 साल बाद। ठीक है, ये चीज़ है। देन अपन देखते हैं कि अपना 1947 भारत आज़ाद, 26 जनवरी 26 नवंबर 1959 कॉन्स्टिट्यूशन बन रेडी, और 26 जनवरी 1950 से वो लागू हुआ। तब उसका आर्टिकल नंबर 372 पार्ट 21, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है ना, टोटल 22 पार्ट्स हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेकंड लास्ट पार्ट है 21, उसका पार्ट है ना, उसका आर्टिकल नंबर है 372, याद करो 370 जम्मू कश्मीर, सेम पार्ट। ठीक है ना, उसके 2 आर्टिकल बाद 372 372। ठीक है, 2A कैसे आ रहा है, 2A 72, आर्टिकल नंबर 372। इसमें क्या लिखा हुआ था कि संविधान से पहले के कानून तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें संशोधित या निरस्त नहीं किया जाए। समझ रहे हो, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आधे से ज़्यादा लिया हुआ है किससे, 1935 वाले एक्ट से। ठीक है, तो चीज़ें वही चलनी थी, कब तक, जब तक कि उन्हें अमेंडमेंट या रिपील नहीं किया जाए। किसके द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। ऐसा किस में लिखा है, ऐसा आर्टिकल नंबर 372 में लिखा, जो पार्ट 21 का हिस्सा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। फिर क्या अपन देखते हैं, ये चीज़, ये प्रोविज़न आया तो भाई अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करना जरूरी था, बदला हुआ भारत था। आज़ादी के बाद हमारी अपनी रिक्वायरमेंट थी, अलग नज़रिया था चीज़ों को देखने का। ब्रिटिशर शोषण की दृष्टि से देखते थे, 47 के बाद भारत सरकार एक वेलफेयर, समाज कल्याण की दृष्टि से देखना उसने चालू किया। फिर इस कारण अब अपने फर्स्ट लॉ कमीशन आया 1955 के अंदर, भारत आज़ाद होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सीक्वेंस में अपडेट्स पूछते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, और 5 ईयर प्लान की शुरुआत, जो आज़ादी के बाद वाले जो अपन डेवलपमेंट देखते हैं, लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई टेक्निकल एजुकेशन IITs। ठीक है, तब यहाँ ये डेट ये बीच में पुट की जाती है इवेंट, और फिर सीक्वेंस में उसमें जमा हो। तो फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1955, और इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, दैट वाज MC सीतलवाड़। ये तत्कालीन अटॉर्नी जनरल थे, आर्टिकल 76। ठीक है, MC सीतलवाड़। ठीक है, और इन्हीं की ही पोती है कौन, तीस्ता सीतलवाड़। ठीक है ना, ये पैटर्नल ग्रैंडफादर दादा हैं तीस्ता सीतलवाड़ के, MC सीतलवाड़। ठीक है, पैटर्न देखो, ये ग्रैंडफादर आप जानते हो, दादा। अब इंग्लिश में एक्चुअली क्या है, चूंकि थोड़ा इमोशंस को कम महत्व है, तो दादा को भी बोला अपने ग्रैंडफादर और नाना को भी बोला ग्रैंडफादर। अब लेकिन बात ही आती है, दादा नाना भी अपने लिए तो अलग अलग है ना, और वैसे बायोलॉजिकली भी अलग अलग हैं। तो फर्क कैसे हो कि दादा जिनको अपन बोलते हैं, मतलब पिताजी के पापा, तो उनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्नल ग्रैंडफादर, और जैसे जो नाना है उनको अपन बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। तो ये फ़र्क है। जैसे अपने जैसे बोलते हैं, और अपने तो बोलते हैं जैसे जीजा हिंदी में और साला, ठीक है, और इंग्लिश में दोनों के लिए जो वर्ड है वो ब्रदर इन लॉ ही है। अब फिर समझ में कैसे आए, तो ब्रदर इन लॉ जिसने बहन दी है दैट इज़ लूज़र, और ये है गेनर जिसने बहन ली है। तो कोई बोले ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, तो अपन को पूछना पड़ेगा कि वेदर गेनर और लूज़र।
समझ गए, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये पैटर्नल ग्रैंडफादर थे, दादा थे किनके, तिस्ता सीतलवाड़ के, मतलब MC सीतलवाड़ एक जनरेशन, ठीक है, देन ये नेक्स्ट जनरेशन, और ये है तो अपने तिस्ता सीतलवाड़। क्यों जानी जाती हैं? गुजरात रॉयट्स 2002 के अंदर गुजरात दंगे हुए फरवरी 2002, नरेंद्र मोदी पहली बार CM बने ही थे, जस्ट थोड़ा सा समय बीता था, उसके बाद गुजरात रॉयट्स हुए। तो इनमें जो भी आरोप प्रत्यारोप थे, ठीक है, आम लोगों को जो परेशानी हुई, आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए तिस्ता सीतलवाड़ ने का NGO था सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, उसने आम लोगों की मतलब आवाज़ उठाई, कॉमन मैन की, टू एडवोकेट द विक्टिम्स ऑफ 2002 गुजरात रॉयट्स, गोधरा एपिसोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। तिस्ता सीतलवाड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है PT के अंदर, खासतौर पर मेंस में अपन कहीं लिखते हैं कि ये जो पर्सन है इनके फील्ड से जमाओ है ना, जैसे किरण मजूमदार शाह, बायोकॉन इंडिया अपने फॉर्म में बायोटेक्नोलॉजी की, देन किरण मजूमदार शाह ये अपने इंदिरा नूई, ठीक है, देन तिस्ता सीतलवाड़ अपने सुनीता नारायण, ठीक, अपने जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो ऐसे अपन को पता होना चाहिए। तो तिस्ता सीतलवाड़ का संबंध किससे है? सिविल राइट से है, ठीक है, सिविल राइट्स, ठीक, जर्नलिस्ट और सिविल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है। और फिर एक अपन रिवर तिस्ता और पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, पिस्ता नहीं है, रिवर तिस्ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ना कि गंगा की, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान में देना है। मैंने जब अपन ज्योग्राफी पढ़ाई तो मैंने उसमें सारी चीज़ें बताई थी कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग इसी के किनारे है, अपने सिक्किम से उद्गम होता है, रंगीत इसकी ट्रिब्यूटरी है तिस्ता की, और तिस्ता जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, बांग्लादेश में जाके, जैसे ये गंगा है इधर और ये अपने इधर ब्रह्मपुत्र है, तो ये ब्रह्मपुत्र यूँ, ये गंगा, ठीक है, गंगा पद्मा, और ब्रह्मपुत्र ये जमुना कहलाती है, और ये है अपने ये तिस्ता, और फिर ये गंगा पद्मा और ये मेघना नाम से फिर ये अपने बे ऑफ बंगाल में गिरती है। समझ गए? तो ये है, तो तिस्ता रिवर ब्रह्मपुत्र की अपनी सहायक नदी। तो ये MC सीतलवाड़ से तिस्ता सीतलवाड़ आए, और तिस्ता सीतलवाड़ से रिवर तिस्ता के बारे में अपन ने पढ़ा। फिर अपन देखते हैं कि इस लॉ कमीशन का जो टेन्योर कितना होता है। टेन्योर 3 साल का होता है। देखो, एक बार गठन हो गया तो मतलब कितने समय तक वो एग्जिस्टेंस में रहेगा वो टेन्योर, और गठन किया गया समय समय पर जैसे जैसे अपनी जरूरत पड़ी। टेन्योर 3 साल का है, ठीक है, टिल 2026 टोटल 23 का गठन हो चुका है, 23 लॉ कमीशंस, ठीक है, किए जा चुके हैं 2026 तक गठन। 22nd लॉ कमीशन था तो उसका ड्यूरेशन ये आ गया 2020 से 24। अब आप बोलोगे सर ये तो टेन्योर तो 3 साल का है। यस, बिल्कुल 3 साल का है, टेन्योर 3 साल का था, मतलब 20 से लेकर 23 तक। लेकिन फिर 1 साल का एक्सटेंशन सरकार के द्वारा दिया गया, क्योंकि बीच में कोविड फेस आ गया था, थोड़ा काम नहीं हो पाया था, इस कारण से 2021 तो कोविड में निकला फर्स्ट सेकंड वेव में, तो इसलिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। फिर 23rd लॉ कमीशन का गठन किया गया, मतलब 22nd जो थे उसके हेड ऋतुराज अवस्थी थे, RR अवस्थी, ठीक है। 23rd लॉ कमीशन का जो गठन किया गया, देखो ये खत्म हुआ 24 में, 22वां और 23वां चालू हुआ 24 में, 3 साल का टेन्योर, और खत्म होएगा 27 के अंदर, 24 से 27। 23rd लॉ कमीशन, हेड कौन? DM कौन? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है ना, ये ऐसे। तो ये ध्यान में देना। अभी वर्तमान में जो है एग्जिस्टेंस में 23rd। तो अब देखो इनके जैसे जो रिफॉर्म्स हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, इनका कई बार कंसाइज आता है मैगजीन्स के अंदर, जैसे प्रतियोगिता दर्पण में आता है, उसको आप पढ़ो। क्योंकि क्या है, जैसे UPSC मेन, RS मेन, इन्होंने सिफारिश दी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आई थी, वो लागू किए गए थे गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि जो इनका मकसद था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, वो ट्रांसपेरेंसी लाने का, वो ट्रांसपेरेंसी आ नहीं पाई थी। फिर गवर्नमेंट को रोल बैक करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, SBI ने लिस्ट देने से मना, SBI ने बोला कि हम ये बता देंगे कितने हैं, समझ रहे हो, लेकिन ये नहीं बताएंगे किस किस के हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को। तो ऐसे करके जो रिफॉर्म था वो लागू किया, लेकिन वो लागू करने पे जो एक बैकफायर हुआ वो मैनेज नहीं हुआ, और फिर इनको वापस से डिसमेंटल किया गया, है ना। तो ऐसे जो इनकी कई बार रेडिकल रिफॉर्म्स हो जाती हैं, तो ऐसे अपने को पता होना चाहिए। सारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जैसे मान लो मैगजीन्स में आए, न्यूज़ में आए, तो उनको तो ध्यान रखना ज़रूरी है ना। ऐसा करंट में रहते हैं सारे रेलिवेंसी। पॉलिटी के अपन जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जब आप मंथली दर्पण वगैरह पढ़ते हो, तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है पॉलिटी का जो नहीं आए, इम्पॉसिबल है भाई, इससे तो देश चल रहा है यार,
है कि नहीं है, यूँ। फिर किस मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो लॉ एंड जस्टिस। जैसे अपन ने हर जितने भी अपन चाहिए एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट्स हों जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हैं, चाहे सांविधिक हों, स्टेचुरी हों, वो किसी न किसी मिनिस्टर के अंडर में आ ही रहे हैं। हर में मैंने आपको बताया तो टेबुलर फॉर्म, अच्छे बच्चे, सभी बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे टेबुलर फॉर्म में ये डेटा रखेंगे। समझ गए। तो ऐसे अपना ये शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक लॉ कमीशन का है ना, ये टोटल 70 है ना, चैप्टर नंबर 70। ठीक है। तो ऐसे इसके अंदर अपन ने अच्छी चीज़ें क्या देखी कि लॉ कमीशन, सबसे पहले 1834 लॉ कमीशन, फिर रोमिल वाला आया आपने 57 से 4 साल पहले 53 एंड 57 53, और 57 के 4 साल बाद 61 और गोल्डन एज नोटिफिकेशन। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस आया एमसीसी तलवाड़। फिर जो अपन ने इसके अंदर पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955 किस एक्ट से पावर, मतलब एक्ट तो है ही नहीं कोई, स्टेचुरी बॉडी नहीं है, नॉन स्टेचुरी है, किस पार्ट के अंदर था कि भाई आज़ादी से पहले वाले इंस्टीट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू होंगे जब तक अमेंडमेंट रिपील नहीं हो। तो आर्टिकल नंबर 372 है ना, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद बात आ रही है तो दो बातें हो गई ना, है ना। तो दो से क्या होगा 372, 372 पार्ट नंबर 21। समझ गए ये। और मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और टेन्योर 3 साल का, जो 22 था, 22 से याद आ रहा 372 22, तो अपने RR अवस्थी, एंड 23rd लेटेस्ट इज दिनेश महेश्वरी 2024 से 2027। समझ गए। तो ऐसी चीज़ों को याद रखो, देखो, समझो, क्वेश्चन देखो और चीज़ समझ में आएंगी। ओके। तो ये था अपने ये चैप्टर 70। नेक्स्ट देखते हैं। ओके।